अच्छा, एरर से रिलेटेड कुछ और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये पूरा लेक्चर जो है ना एरर वाला, आराम से लेट करके जब सब कुछ पढ़ लो तो एक बार बस वीडियो के गो थ्रू कर लेना, रिवीजन के लिए सही है। मतलब बहुत ज्यादा लेंथ एंड डिटेल में नहीं बना रहे, एकदम टू द पॉइंट उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, अब जैसे लास्ट टाइम तो हमने बताया था कि जब भी अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम एब्सोल्यूट एरर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विद पावर्स हो तो रिलेटिव एरर ऐड करते हैं, और पावर होगा तो रिलेटिव एरर को पहले पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन मान लो कुछ इक्वेशंस ऐसे भी हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्ट ना हो, कुछ सी और फॉर्मेट में हो। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है 6 प्लस माइनस 2 मान लो, और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है 3 प्लस माइनस 1। ये भी ओम में और ये भी ओम में, और हमसे कहा जाए कि ये दोनों हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट हुए हैं दोनों के दोनों, तो फिर हमें बताना है कि नेट रेजिस्टेंस में एरर कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में एरर कितना होगा। अब गौर से देखो, पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब बताओ ये क्या हमारे लिए, जो जितने भी एरर के लॉजिक हमने पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके फॉर्मेट में है। तो देखोगे तो क्या है, ये एडिशन है रेसिप्रोकल्स का, और रेसिप्रोकल के एडिशन के लिए डायरेक्ट ऐसा हमने कोई रूल नहीं याद किया हुआ है। और रूल नहीं याद किया हुआ है तो बोला गया कि जो भी केसेस हम जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या विद पावर्स, उनके अलावा कोई भी केस आ जाए, एक ऐसा इक्वेशन आ जाए जो उस फॉर्मेट में ना हो, तो फिर एरर निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का। जैसे मैं आपसे लिखूं कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे कहूं कि इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 2y इंटू डी वाई प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बात आ रही है कि हमने यहाँ पे dy यहाँ पे dx क्यों मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली आप जानते हो कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसी को अरेंज कर दूं, तो सोचो 2y dy इज इक्वल टू माइनस का 2x dx हो जाएगा। 2 से 2 यहां से कैंसिल हो गया, और dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस का x बाई वाई। तो आप इसको फाइनली इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो, और अगर इस फॉर्म में अरेंज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट, अगर जब भी मेरे को सपोज करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो इसको कैसे करेगा, तो पहले लिखेगा 2a और साथ में किसका डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल का था, a का, तो साथ में dA लिख देंगे। इसको क्या कर लिखेंगे, 2b, और b वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है तो साथ में 2b। इसका डिफरेंशिएशन 3c स्क्वायर, और c वेरिएबल का डिफरेंशिएशन या चेंज है तो साथ में dc, और इधर कांस्टेंट है तो 0। तो इस तरह से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब तो कहेगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग क्यों नहीं किया, तो मान लो विद रिस्पेक्ट टू तुमको सर्टेन थिंग टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता, तो यहां भी dt आता, यहां भी dt आता, यहां भी dt आता, और dt बाहर लेकर के कॉमन लेकर के उधर भेज देते, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता। तो हमने विद रिस्पेक्ट का झंझट ही हटा दिया, जिस वेरिएबल को करना है डायरेक्ट उस वेरिएबल का चेंज लिख दिया। तो ये भी एक तरीका है डिफरेंशिएशन को लिखने का। अब समझो, हमने कहा जब भी कोई नया सिचुएशन आएगा, जब भी कोई नया सिचुएशन आएगा हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे एरर निकालते वक्त। जैसे यहां पे आरनेट निकालने का तरीका ये है, तो चलो पहले ना आरनेट की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। R1 की मीन वैल्यू कितनी है 6, R2 की मीन वैल्यू कितनी है 3, तो पहले इनका मीन वैल्यू निकाल लेता हूं। 1 प्लस 6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/Rnet। यहां से आरनेट निकालेगा डायरेक्ट, ये कितना आ गया 2 ओम। ये आरनेट का मीन वैल्यू है, अभी एरर नहीं निकाला है, मीन वैल्यू निकाला है। अब आइए आरनेट में आया हुआ एरर का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आरनेट में आया हुआ एरर का कैलकुलेशन, अब सोच के बताओ, आरनेट में आया हुआ एरर का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो वापस पहले इक्वेशन लिखते हैं, 1/Rnet इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
जिसको मैं लिख सकता हूं आर नेट के पावर -1, R1 के पावर -1, R2 के पावर -1। और R1 में भी एरर है, मतलब डेल्टा R1 भी है, डेल्टा R2 भी है, और उसके कारण नेट में भी एरर आएगा। कितना आएगा? तो कोई भी नया फॉर्मेट हो, हम क्या करेंगे साहब? डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। अब डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे तो चलो, आपको पता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x n -1। तो इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे, आर नेट के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? -2। और चूंकि ये आर नेट का हिसाब, आर नेट का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साथ में क्या लिखेंगे? d ऑफ आर नेट। अब बताओ, यहां पे माइनस आगे आ गया, R1 के पावर क्या हो जाएगा? -2। और यहां वेरिएबल जिसमें चेंज मेजर कर रहे हैं वो कौन है? R1। तो साथ में क्या लिख देंगे? d ऑफ R1। यहां सिमिलरली माइनस का R2 का स्क्वायर, और साथ में क्या लिख देंगे? d ऑफ R2। माइनस सब जगह है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? d ऑफ आर नेट अपॉन आर नेट का पावर -2, नीचे जाके आर नेट का स्क्वायर हो जाएगा। यहां d ऑफ R1 अपॉन R1 स्क्वायर, यहां d ऑफ R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब गौर से देखो, डी आर नेट का मतलब क्या है? चेंज इन आर नेट या एरर इन आर नेट। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा। नेट रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ कैसे फाइंड आउट करें? तो हमें डेल्टा आर नेट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए नीचे आर नेट का स्क्वायर लिखना होगा, और आर नेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 2 का स्क्वायर। यहां क्या है? R1 में एरर, R1 में एरर कितना है? 2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। R1 कितना है बच्चों? 6 प्लस डेल्टा R2, मतलब R2 में आया हुआ एरर, R2 में आया हुआ एरर कितना है? 1, और R2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां से सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी? डेल्टा आर नेट की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार डेल्टा आर नेट मिल गया, डेल्टा आर नेट मिल गया, तो मैं फाइनली नेट रेजिस्टेंस क्या लिख सकता हूं? जो नेट रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू आई थी वो, और प्लस माइनस वहां से जो भी डेल्टा ऑफ आर नेट आएगा वो कैलकुलेट करके यहां लिख देंगे। यही हमारा नेट रेजिस्टेंस का फाइनल आंसर हो गया। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे एरर के सिचुएशन में जो हमने रटा हुआ है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विद पावर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस फॉर्मेट के अलावा कोई भी फॉर्मेट और आ गया ना, तो एरर का निकालने का मतलब डिफरेंशिएशन। कारण आप जानते हो कि एरर में छोटे छोटे एरर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि 25% 30% एरर आएगा। वो तो हमने लिख दिया कि 6 में 2 का एरर आ रहा है, वो बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 6 में 0.1 0.2 ऐसे एरर आएंगे। ऐसे मेजरमेंट का कोई फायदा नहीं कि वैल्यू मेजर कर रहे हो 6 और उसमें 2 का एरर आ रहा है। तो चूंकि एरर स्मॉलेस्ट चेंज के फॉर्म में आता है और डिफरेंशिएशन भी स्मॉलेस्ट चेंज का ही गणित है, तो एरर का सारा कैलकुलेशन हम डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल इस केस में लेंगे। एक और क्वेश्चन छाट के रखा था तू लोग के लिए। देखो क्वेश्चन देख रखा है कि करंट का वोल्टेज के साथ रिलेशन है e के पावर 1000 v बाई टी -1। दिस इज अ करंट रिलेटेड विथ वोल्टेज। v वोल्टेज है, t टेम्परेचर है बच्चों, और वोल्टेज में जो एरर दे रखा है, वोल्टेज में आया हुआ एरर है ±0.01 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दे रखा है। साथ में दे रखा है कि अगर वाइल मेजरिंग, मैं पूरा लैंग्वेज लिखता हूं, वाइल मेजरिंग करंट I बराबर 5 मिली एम्पियर एट टेम्परेचर 300 केल्विन, एट टेम्परेचर 300 केल्विन, what will be the error in the value of current? Find delta I। ठीक, तो हमको इक्वेशन बता दिया है बच्चों कि यह हमारा इक्वेशन है किसके किसके बीच? करंट और वोल्टेज के बीच फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे डायोड वगैरह या कोई भी चीज हो उसके थ्रू करंट दे रखा है, और
वोल्टेज जब हम मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज मेजर करने में जो एरर आ रहा है बच्चों वो प्लस माइनस 0.1 का एरर आ रहा है। तो हमसे कहा गया कि जिस वक्त मैं 5 मिली एम्पियर करंट मेजर करूंगा 300 केल्विन पे तो करंट में कितना एब्सोल्यूट एरर आएगा वो निकालना है। गौर से देखो अपना इक्वेशन क्या जो रटा है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके फॉर्म में नहीं भाई, ये तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, बिल्कुल नया रिलेशन है, इसके बारे में कोई रूल ही नहीं बनाया हमने। और हमने कहा जिसका रूल बनाया उसका रूल के थ्रू और जिसका नहीं बनाया उसका डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो सिंपल पहले इक्वेशन लिखते हैं, I इज इक्वल टू ई के पावर 1000 v बाई टी माइनस 1। उससे पहले एक बार देख लो, याद कर लो, अगर e के पावर ax है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो आपको पता है कि e के पावर ax का e के पावर ax ही होगा और चेन रूल के हिसाब से आगे क्या मल्टीप्लाई होगा a। और साथ में अगर वेरिएबल क्या है बच्चों x, तो रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे dx। तो e के पावर अगर ax है तो पहले हमने उसका डिफरेंशिएशन e के पावर x लिया, चेन रूल के हिसाब से a, वेरिएबल कौन है x, तो ये डिफरेंशिएशन x में चेंज मेजर करेगा। वही लॉजिक यहां लगा रहे। क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट। क्यों डिफरेंशिएट, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर रूल हमने याद नहीं किया और जिसके लिए याद नहीं किया उसको डिफरेंशिएट करके एरर निकालेंगे। क्या लिखूंगा मैं, di इज इक्वल टू, चलो भैया इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एरर या वेरिएबल कौन है, वोल्टेज है, बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर 1000 v बाई टी ऐसे ही रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वोल्टेज वेरिएबल है, मतलब यहां वेरिएबल x था तो चेन रूल के हिसाब से क्या मल्टीप्लाई हुआ a, यहां वेरिएबल v है तो v के अलावा v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1000 बाई टी आगे आकर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 बाई टी। साथ में हमने चेंज किस में मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज का, तो साथ में क्या लिखेंगे बच्चों dv, चेंज ऑफ वोल्टेज। और हमको साथ में दे रखा है, अच्छा साथ में ये 1 भी है और अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इतने पार्ट का तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। डिफरेंशिएशन एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो बाद में आकर के मेरे से पूछ लेना, ठीक है, या मैसेज करके भी पूछ लेना कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। वैसे तो मान के चलता हूं कि इतना पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन ये तो समझ में आ ही रहा होगा। इसका एज इट इज लिख दिया, चेन रूल के हिसाब से 1000 बाई 2 आके आगे मल्टीप्लाई हो गया और वेरिएबल यहां पे कौन है v, तो साथ में dv। अब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, 1 में तो कोई एरर ही नहीं है तो उसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। di का मतलब क्या हुआ, di का मतलब, चलो di को मैं डेल्टा i लिख देता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। चेंज इन i मतलब एरर इन i इज इक्वल टू 1000 बाई टी e के पावर 1000 v बाई टी इंटू डेल्टा v। अपने को क्या निकालना है, एरर, एब्सोल्यूट एरर इन करंट, मतलब जो निकालना है उसी का इक्वेशन है, बस इसमें वैल्यू डाल दी। अब गौर से देखो 1000 बाई टी की वैल्यू हमें गिवन है कितना 300, तो 1000 बाई 300 लिख दिया हमने। अब ये वाली डिजाइन की वैल्यू थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये वाली जो डिजाइन है क्या इसकी वैल्यू पता है, पता तो नहीं है, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते भी हैं। तो सोचो इसमें टेम्परेचर पता है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को वोल्टेज की वैल्यू भी चाहिए और हमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं दे रखी है, वोल्टेज का एरर दे रखा है, यानी इस डिजाइन की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे, कारण v की वैल्यू नहीं पता। तो ये डिजाइन कहीं से तो कहीं लाना पड़ेगा ना, और कुछ भी लाने के लिए हम किसी और दुनिया में नहीं जाते, जो इक्वेशन दे रखा होता है उसी को देखते हैं। तो गौर से देखो हमारा इक्वेशन जो है इसमें i की वैल्यू में ये वाली डिजाइन है कि नहीं है जिसको हम तलाश कर रहे हैं, और इस वाली डिजाइन की वैल्यू मैं यहां से निकाल के रखूं तो 1 उधर भेजना पड़ेगा, यानी e के पावर 1000 v बाई टी की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, i प्लस 1, i प्लस 1। और i हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे रखा है, तो i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस वाले की वैल्यू निकाल लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। अब देखो ये इक्वेशन मैंने मेंशन नहीं किया था, बट ये इक्वेशन पूरा मिली एम्पियर में चल रहा है, ऑल इज इन मिली एम्पियर, तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मिली एम्पियर, और ये कितना है 1 मिली एम्पियर, मिलके कितना आ गया 6 मिली एम्पियर, और ये जो चीज है बेसिकली इसी की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दिया बच्चों 6। और डेल्टा वी हमको गिवन है कितना 0.01, कैलकुलेट कर लेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर इन करंट आ जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी केस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमने रटा हुआ है उसके अलावा का कोई केस आ गया
तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएशन का सहारा लोगे और उस डिफरेंशिएशन के मदद से आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो जो एरर का है। ठीक, तो ये रहा एरर की सारी बातें। अब आइए कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारे डेफिनेशंस हम डेफिनेशन वाइज नहीं बता रहे, बट सिग्निफिकेंट फिगर हम डेफिनेशन वाइज नहीं बता रहे, बट इतना मोटे मोटे तौर पे जान लो कि किसी मेजरमेंट में जहां तक हम एक्यूरेट होते हैं, जहां तक कंफर्म है कि हम एक्यूरेट है, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स को सिग्निफिकेंट कहते हैं। हमारे लिए सवाल यही आता है कि कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इनमें क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो फटाक से मैं आपको काम की चीजें बता देता हूं जिससे वो सारे क्वेश्चन डिकोड कर सको। पहली चीज कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। दो तीन बातें हैं बस, वो याद रखेंगे, सारा काम हो जाएगा। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सबके सब क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो अगर मैं कहूं 1 4 3 2, तो ये सब नॉन जीरो है, तो इसमें क्या कहेंगे, 4 सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उस तरह मैं अगर कहूं 1 2.32, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 डिजिट्स है, चारों नॉन जीरो है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। मसला फंसता है जीरो के लिए, और जो रूल्स याद रखने हैं वो जीरो के ही याद रखने हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो चलिए जीरो के लिए रूल बनाते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं। अब सुनना, अगर जीरो इनिशियल में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, नंबर के शुरू में आ रहा है, तो इनिशियल जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इनिशियल जीरो इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर के शुरुआत में अगर जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये तो शुरू की बात हो गई। जो एंड वाले जीरो होंगे, एंडिंग जीरो, क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे या नॉन सिग्निफिकेंट होंगे? तो कहा गया एंडिंग जीरो के लिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट होंगे या नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि एंडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब डेसिमल के बाद आएंगे, मतलब डेसिमल पड़ चुका है और आखिर में जीरो है तो ठीक है, सिग्निफिकेंट है। और बिना डेसिमल के लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल हुआ तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और विदाउट डेसिमल में, एंड में जीरो आ रहा है विदाउट डेसिमल में, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं लिख रहा हूं 1.300 और दूसरा लिख रहा हूं 1300, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो दो आखिरी में जीरो आ रहे हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं, क्योंकि आखिरी वाले जीरो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब डेसिमल के बाद आएंगे। तो इसमें मैं कहूंगा सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें आखिरी में दो जीरो आ रहा है लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद आ रहा है, तो हम इसमें कहेंगे ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? तो आखिरी वाला जीरो, शुरू वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, चाहे कोई भी केस हो। इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। आखिरी वाला अगर वो डेसिमल के बाद है तो ठीक है, सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद नहीं है तो फिर नॉन सिग्निफिकेंट है। ये तो बात हो गई शुरुआत वाली जीरो, आखिर वाले जीरो की। अगर बीच में कोई जीरो होगा तो सिंपल बोला गया कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्या मतलब? अगर बीच में कोई जीरो आ रहा है, नंबर्स के बीच में कोई जीरो आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा अगर वो दो सिग्निफिकेंट के बीच में है। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो सिर्फ आपको रूल किसके लिए याद रखना है? जीरो के लिए। जल्दी से रटो, इनिशियल जीरो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। आखिरी वाला अगर जीरो है तो देखेंगे डेसिमल है तो फिर वो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
बीच वाले जीरो कब सिग्निफिकेंट होंगे, जब वो जिनके बीच में है, जिनके बीच में वो है, वो दोनों अगर सिग्निफिकेंट है तो उसके बीच में आने वाला जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लो पहला एग्जांपल है 1.3101, दूसरा एग्जांपल है 0.00300, तीसरा एग्जांपल है 2.0030, चौथा एग्जांपल है 13001, पांचवा एग्जांपल है 1450, छठा एग्जांपल है, और क्या ले सकते हैं, 0.01010। ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेन क्या है मसला, जीरो को देखने का। अब बताओ ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या, ये एंडिंग है या स्टार्टिंग है या बीच में आ रहा है, तो आप देख रहे हो बीच में आ रहा है। किसके बीच में, दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके बारे में बताओ, ये शुरू वाले जीरो, शुरू वाले के लिए कोई रूल नहीं है, शुरू में जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो शुरू में ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या ये आखिरी वाले दो, आखिरी के लिए रूल है कि अगर डेसिमल के बाद आखिरी वाले आए हैं तो सिग्निफिकेंट है, तो डेसिमल है और डेसिमल के बाद ये लास्ट में आया। अब तुम कहोगे डेसिमल के बाद तो ये भी आ रहा है, अरे डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट है अगर एंड में आ रहे हो, कि डेसिमल से सिग्निफिकेंट होने का सबका सिग्निफिकेंट नहीं होना है, डेसिमल से सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, डेसिमल से वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे जो लास्ट में आ रहा है। इनिशियल में डेसिमल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये शुरुआत में थे सब, शुरुआत के लिए तो कोई रूल ही नहीं है दोहरा, शुरुआत के लिए तो रूल यही है कि भाई शुरू में जो भी होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा जीरो। आखिरी वाले जीरोस के लिए है कि अगर वो डेसिमल के बाद आए तो सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो है, डेसिमल के लास्ट में है, मतलब लास्ट वाला एंडिंग जीरो है, तो इसीलिए डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट होगा, ये तो सिग्निफिकेंट नंबर है। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जीरो ना इनिशियल है ना फाइनल है, ना स्टार्टिंग में है ना एंडिंग में है, बीच में है, और बीच वाले के लिए रूल है कि अगर वो दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होंगे, तो 2 और 3 सिग्निफिकेंट है तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 3 2 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ, इसमें ना शुरू में जीरो है ना लास्ट में जीरो है, बीच में जीरो है और दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, मतलब सिग्निफिकेंट होंगे, यानी इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट। ये एंड में जीरो है और एंड में जीरो सिग्निफिकेंट होता अगर बीच में डेसिमल होता, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें बताओ ये दोनों शुरू में तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये आखिरी में है तो डेसिमल के बाद आखिरी में है इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा, और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आया? एक बार और रिकॉल करा रहा हूं, स्टार्टिंग वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, एंड वाले जीरो अगर बीच में डेसिमल है और आखिरी में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट, और बीच वाले जीरो अगर दोनों तरफ सिग्निफिकेंट है तो बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। फिर कहा गया कि जितने भी 10 के पावर में लिखा जाता है ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरो रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर 0 आर व्हाट, नॉन सिग्निफिकेंट। और जितने भी जीरो हैं अगर वो नॉन सिग्निफिकेंट है तो जैसे मैं आपसे लिखूं कि 2 इंटू 10 टू द पावर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे ये पावर्स में जितने भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। वही अगर कहा जाता 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो आप देखोगे ये इनिशियल जीरो है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये आखिरी में 2 है, यानी इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर वही लिखा होता 2.00 इंटू 10 टू द पावर 7, तो आप कहोगे ये तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है, और इसके बारे में ये जीरो आखिरी में आ रहा है लेकिन डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डेसिमल के बाद आ रहा है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
कहा गया while changing unit number of significant figure should be same. अगर हम यूनिट बदल रहे हैं तो यूनिट बदलते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सेम होनी चाहिए. अगर यूनिट बदल रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम. Whenever we are changing the unit, the number of significant figure should be same. मतलब एक नंबर से दूसरा नंबर लिख रहे हो, यूनिट वगैरह छोड़ो, सिंपल समझो. मान लो लिखा हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4. 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4. अब कोई कहे कि मैं इस चीज को 20 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं क्या? लिखने को तो देखो मैथमेटिकली दोनों सही है, बट जब हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो रूल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए. सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम. अब गौर से देखना, इसमें मैथमेटिकली ये दोनों सेम है. देख लो, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेगा तो इसमें कितने हैं? ये तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें ये सिग्निफिकेंट है और ये डेसिमल के एंड के में 0 आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है. इसमें ये सिग्निफिकेंट है बट ये आखिरी वाला 0 डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो सिंपल इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 2, और इसमें कितना है? 1. तो आप इसके जगह पे मैथमेटिकली ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा. मतलब मैथमेटिकली सही हो जाएगा बट कैलकुलेशन वाइज, मेजरमेंट वाइज ये चीज गलत हो जाएगी. मतलब मेजरमेंट में जो कहानी निकल के सामने आती है वो गलत हो जाएगी. तो जब भी एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में सेम होना चाहिए. अब देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था क्या? चलो दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं. 0.20 इंटू 10 टू द पावर 5. इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं तो सही हो जाएगा क्या? तो गौर से देखना. पहले देखो, मैथमेटिकली ये दोनों चीजें सेम है. इसको 10 को पावर 4 करोगे तो ये 2.0 आ जाएगा. तो मैथमेटिकली ये दोनों सेम है. मेजरमेंट वाइज सेम है कि नहीं है ये बताना है. सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो. इसमें कितने थे? 2. और इसमें देखो, क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं, इनिशियल में. क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस. क्या ये सिग्निफिकेंट है? हाँ जी, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है. तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो कोई इस चीज को ऐसे लिखना चाहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं. यानी यूनिट बदलते वक्त या एक नंबर को दूसरे नंबर में लिखते वक्त मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होनी चाहिए. अगला रूल है ये, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कहा गया कि जब हम दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से या मेजरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बोला गया फाइनल आंसर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा, उतने ही डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा जितना इंडिविजुअल में मिनिमम डेसिमल प्लेस हो. मिनिमम डेसिमल प्लेस हो क्या मतलब है? एग्जांपल लेंगे, क्लियर होगा. अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आपके फाइनल आंसर में मैक्सिमम आप उतने ही डेसिमल प्लेस तक जाओगे जितना इंडिविजुअल जिनको जोड़ा था उनमें से सबसे कम वाला डेसिमल प्लेस हो. एग्जांपल लो, मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सिंपल समझो. 1.003, 1.4, 1.005, 1.6789. अगर इनको ऐड करना है तो ऐड करने के बाद जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेस तक लिखोगे? तो देखा गया इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं. सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर. डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स है वो बता रहा हूं. इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट. तो सबसे कम डेसिमल प्लेस के बाद कौन था? 1 डिजिट ये था. तो हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक का ही आंसर देना होगा. ये कब क्या रूल बता रहा हूं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में.
कोई सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जो चेक करेंगे डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से करेंगे। अगर 5 नंबर है तो पांचों में जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक लिखा गया है, हमारा आंसर भी उतना ही डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। समझ में आई बात? एक एग्जांपल लेंगे, बात क्लियर होगी। जैसे मान लो हमको जोड़ना हो 1.732, 1.004, 1.03, 1.0190 और इन सबको जोड़ना हो। समझ में आ रहा है? इन सबको जोड़ना है। तो चलिए जोड़े अगर, तो ये तो 0 हो गया। पहले ना ये जो मैंने बता रहा है कि भाई आखिरी वाला आंसर में इतना ही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, वो सब लास्ट में करेंगे। पहले जो जोड़ के एग्जैक्ट आ रहा है वो निकालो। 0, 4 2 6 और 9 15, 5 3 1 4, 3 7 1 8, 7.1234। हमारा आंसर आ रहा है 4.7850, 4.7850, 4.7850। अब हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम बच्चों? क्या लिखेंगे हम? तो सिंपल क्या बोला गया, अपना फाइनल आंसर। आप देखो इन सब में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कौन था, और मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कौन है बच्चों? 2। और मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो हम अपना आंसर 2 ही डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। तो बाकियों का क्या करना होगा? 1.4.78 तो है, बाकियों का क्या करना होगा? तो कहा गया बाकियों का ना राउंड ऑफ करना होगा, बाकियों को हटा करके राउंड ऑफ करना होगा। अब बात आती है राउंड ऑफ कैसे करें। राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल है? जैसे मान लो 1.375 हो और हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लिखूं, यानी इन सब वैल्यू को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। सिंपल, बचपन में जानते हो कि यहां वाली डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो इसको मैं बढ़ा दूंगा। ये 5 से ज्यादा है ना, 7 है, तो बढ़ा दूंगा, तो क्या लिखूंगा? 1.4। वही अगर सपोज करो 1.342 होता और इसको हमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मतलब 3 तक लिखना है, तो इनका क्या करूं? तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से क्या है बच्चों? कम है, और 5 से कम है तो सीधे सीधी बिना बढ़ाए 1.3 लिख देते। और वही अगर 1.382 होता तो ये वाला नंबर 5 से क्या होता? ज्यादा, तो मैं इसको बढ़ा के लिखता, क्या लिखता? 1.4। ठीक। अब बोला गया अगर सपोज करो कि हमें 5 दे दिया जाए, अगर एग्जैक्टली 5 होता, 1.357, इसका राउंड ऑफ करना होता, तो आप गौर से देखो कि यहां पे जो है 5 से ज्यादा होता, मैं एक ही डेसिमल प्लेस तक लिखना चाह रहा हूं ना, बस एक डिजिट लिखना चाह रहा हूं, तो ये वाला डिजिट ये हटाना है, तो यहां वाला नंबर 5 से ज्यादा होता तो इसको 1.4 लिखते, ये वाला डिजिट 5 से कम होता तो इसको 1.3 रहने देते। एग्जैक्टली 5 है तो क्या करें? तो बोला गया अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ गई, 5 के बाद कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू है 5 के बाद, तो फिर उसको बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि ये 5 है तो इसके हिसाब से चेक नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 5 के बाद क्या कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम कहेंगे अगर नॉन जीरो वैल्यू है, कैसा वैल्यू? नॉन जीरो वैल्यू, तो हम इसको बढ़ा के लिखेंगे। बढ़ा के लिखने का मतलब इसको हम लिखेंगे 1.54। कब? जब 5 के बाद क्या हो? नॉन जीरो। अटकोगे कहां पे? 5 पे। 5 से ज्यादा है तो उसको तो बढ़ा दिया, 5 से कम है तो उतना ही रहने दिया, और एग्जैक्टली 5 है तो देखेंगे 5 के बाद क्या है। तो 5 वाली वैल्यू अगर नॉन जीरो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 से बड़ा हो या छोटा हो, नॉन जीरो, अदर देन जीरो, तो हम 5 को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और बढ़ा करके, सॉरी 5 को नहीं, जिसको राउंड ऑफ कर रहे थे उसको 1.3 की जगह पर 1.4 लिखेंगे। और अगर 5 के बाद जीरो हुआ, 5 के बाद जीरो हुआ, तो हम पहले देखेंगे, पहले बाद में जीरो है तो हम देखेंगे कि इससे पहले वाला ऑड है या इवन है। अगर उससे पहले वाला ऑड हुआ तो हम एक बढ़ा के लिखेंगे, और इवन हुआ तो वैसे ही छोड़ देंगे, क्या कह रहा हूं फिर सुनो। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी जल्दी, तो समझ में आ जाएगी बात, और उसी एग्जांपल में मैं लिख भी दूंगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर सपोज करो 1.472 है, 1.432 है, 1.451 है, 1.450 है। इन सबको राउंड ऑफ करना है, कहां तक? सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक।
एक डेसिमल प्लेस तक, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक। अब गौर से देखो, यहां सिर्फ 4 को ही, 4 के बाद सबको हटाना है, तो 4 के बाद ये क्या आ रहा है 7, ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको 1.5 लिखेंगे, ये लेस देन 5 है तो हम इसको 1.4 ही रहने देंगे। यहां पे एग्जैक्टली 5 है तो पहले चेक करेंगे 5 के बाद वाला डिजिट, अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, जीरो ना हो, तो हम 5 को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और लिखेंगे क्या 1.5, मतलब 4 को 5 कर देंगे। और अगर इसके बाद जीरो है तो हम देखेंगे इससे पहले वाला, पहले वाला अगर इवन है, इवन है तो वैसे ही छोड़ देंगे, मतलब 1.4। और अगर ये 1.750 होता तो पहले चेक करेंगे बाद में, तो बाद में तो कोई नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो फिर चेक करेंगे पहले, पहले कैसा है ऑड, ऑड, ऑड है, 5 के पहले वाला ऑड है, ऑड है तो बढ़ा के लिखेंगे और ये 1.8 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। आइए यहां पे राउंड ऑफ करें, हमें पूरे में जितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस थे कितने, 2, तो हम 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखेंगे, मतलब 4.7 तो है ही। अब इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में, इसको राउंड ऑफ करना है। तो 8 को मैं क्या 9 लिखूं या 8 को 8 रहने दूं, तो हम देख रहे हैं यहां 8 के बाद जो आ रहा है वो क्या है 5 है। और 5 के लिए क्या रूल है, बाद वाला देखो, अगर बाद वाला नॉन जीरो है तो बढ़ा देंगे सीधे सीधे, और अगर बाद वाला जीरो है तो पहले वाला देखो, पहले वाला कैसा है इवन, इवन है तो वो एज इट इज रह जाएगा, मतलब 4.78 रह जाएगा। ऑड होता तो एक बढ़ा के लिखते हैं, समझ गए? तो ये हमारा एडिशन का रिजल्ट हो गया। एक और कर लो, मान लो 25.029 माइनस 21.1 होता और इसको घटाना होता, इसको घटाना होता, तो पहले तो घटा लो, कितना 9, 2, 10 में से गया 9, और यहां पे कितना 4 में से गया 3, 23.929। फाइनल आंसर क्या देंगे, तो हम देखेंगे दोनों में लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है, लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है। अब बताओ, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस डेसिमल के बाद 1 है बस, तो हमारा आंसर भी 23 पॉइंट बस एक प्लेस तक होगा। अब एक प्लेस है तो ये 9 है, तो इसको बढ़ाएं या करें, तो देखें 9 के बाद कैसा डिजिट आ रहा है 2, जो कि 5 से कम है, तो हम 23.9 को 23.9 ही रख देंगे। अब कोई पूछे कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो आप बता दोगे आंसर में फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जोड़िए या घटाइए, जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है उतना ही में आंसर लिखिए, और मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखने के बाद उसका राउंड ऑफ कर दीजिए बाकियों का। राउंड ऑफ के लिए क्या रूल है, अगर जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद, जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है तो बढ़ जाएगा, 5 से छोटा नंबर है तो कम हो जाएगा, और एग्जैक्टली 5 है तो हम देखेंगे 5 के बाद अगर नॉन जीरो है तो उसको एक बढ़ा देंगे, और 5 के बाद अगर जीरो है तो देखेंगे 5 से पहले वाला ऑड था या इवन था, ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा, इवन होगा तो वही के वही रहेगा। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहा गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या करना है कि आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जितना इंडिविजुअल में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। सही है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं था, डेसिमल प्लेस के हिसाब से कैलकुलेशन था, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होगा, कि पहले में काउंट देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे नंबर में देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है,
और दोनों में जो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं, डेसिमल प्लेस के हिसाब से, दोनों तीनों चारों में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस का होगा वही आंसर में भी उतना ही डेसिमल तक जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से है कि जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, 2.1010 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 या मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 0.30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं तुम लोग को। तो मल्टीप्लाई पहले करना है, फाइनल आंसर बाद में बताना है। तो 2.1010 मल्टीप्लाइड बाई 0.30, तो यह आ रहा अपने पास 0.6303। अब फाइनल आंसर क्या होगा? तो अब डेसिमल प्लेसेस नहीं देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसमें कितने हैं बच्चों? ये 0 आखिरी में आ रहा है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने? शुरू वाला 0 नॉन सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद अगर एंड हो रहा है तो सिग्निफिकेंट, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब हमारा आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इन दोनों में से जो मिनिमम होना चाहिए उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होना चाहिए। अब देखो ये 0, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, और 2 सिग्निफिकेंट तक देखना है, मतलब अगले 2 डिजिट ही हम लिख सकते हैं। ये कितना है? 6। और ये बाकी हटना है तो इन दोनों को राउंड ऑफ करना होगा। तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 3 के बाद 0 आ रहा है तो 3 3 ही रहेगा। अगर ये 5 से कम है तो वो उतना ही रहेगा, वो 5 से ज्यादा होता बढ़ जाता, तो हमारा आंसर 0.63 होता। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसके हिसाब से आंसर होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होंगे उनके हिसाब से आंसर होगा, ठीक।